वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के जो अध्याय जीव विज्ञान है ना, यानी कि जीव विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं उससे महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होती है। अमीबा के अंदर में जो जनन है वह किस विधि द्वारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फिशन। क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन हो जाएगा, यानी कि द्विखंडन। अमीबा जो है इस प्रकार की होती है, मतलब मान लीजिए इसका फोटो इस प्रकार की होती है, तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से टूट के एक अलग हो जाती है, फिर यहाँ से वो टूट के अलग होती है, दो बन गया। फिर वापस ये जो है ये इस तरह से टूटेगी और एक यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनी। तो इस तरह से अमीबा का क्या होती है, द्विखंडन होती है और अपने जनन को क्या करती है, वृद्धि करती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो द्विखंडन की प्रक्रिया से अपने को क्या करती है, वृद्धि करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुलन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुलन, यानी कि ईस्ट में अलैंगिक जनन यानी कि अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है, तो मुकुलन हो जाएगी। ईस्ट में क्या होती है, मुकुलन के द्वारा क्या होती है, जनन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 3, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार की विभाजन होती है, यानी प्लाज्मोडियम है उसमें किस प्रकार की विभाजन होती है। तो हो जाएगा बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुखंडन, यानी कि बहुत सारे टुकड़ों में एक बार अगर मान लेते हैं प्लाज्मोडियम इस तरह से, तो वह एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, इस तरह से बहुत सारे टुकड़े में विभक्त होकर और सभी क्या हो जाते हैं, फिर एक लंबा सा बनाएंगे, ये भी एक लंबा सा बनाएंगे। इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है बहुत सारे टुकड़ों में क्या होती है, विभक्त होकर अपने जनन प्रक्रिया को क्या करती है, बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्पाइरोगैरा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। स्पाइरो जो गैरा होती है वो, उसमें जनन की जो विधि है कैसी है, तो खंडन है दोस्तों। खंडन प्रक्रिया के द्वारा स्पाइरोगैरस में क्या होती है, जनन की विधि पाई जाती है दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी क्या है, बेस्ट है ना, BASE, यानी उसके आधार पे बनाया गया है। और सभी आपको NEP के 2026 का जो सिलेबस रहेगा उसके आधार पे है, जो कि आपको 2027 में एग्जाम देखने को मिलेंगे दोस्तों। सभी PBI है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करते चलिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया में काय के किसी भी भाग से पूरा जीव बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर पुनरुत्थ भवन, यानी कि प्लेनेरिया में काय के किसी भी भाग से पूरा जीव बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, पुनरुत्थ भवन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफ्रिम की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे बनाती है, यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होती है, जब भी हम कोई पत्तियां को देखते हैं ना, जब भी हम कोई पत्तियां को देखते हैं ना, तो उसमें पत्तियां में क्या होती है ना, कि इस तरह से तो ऐसे ऐसे होती हैं डंठल उसमें, है कि नहीं, इस तरह से ऐसे ऐसे डंठल होती है ना, इस तरह से। तो अब उसमें क्या होती है कि पत्तियां जो है जमीन पे गिरने के बाद इसके अंदर में क्या होती है, मतलब फिर यहाँ से एक छोटा सा पौधा निकलने लगेगा, फिर यहाँ से एक छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर यहाँ से छोटा सा पौधा निकलेगा। तो बायोफिल्म जो है कि पत्तियाँ जो होती है कि कोर पर कलिकाएं विकसित होती है, तो नया पौधा क्या होती है, बनती है। यानी कौन सा पेड़ के पत्ते हैं जहाँ पे मतलब नए, मतलब उनके पत्तों से ही नए पेड़ का निर्माण होता है, तो वो हो जाएगा बायोफिल्म। इसका जो तरीका है जन्म होने का, यह है कायिक प्रवर्धन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राइजोपस या ब्रेड मॉडल मॉडल है ना, ब्रेड मॉडल राइजोपस या ब्रेड मॉडल में जनन की विधि क्या है ना। तो इसका हो जाएगा बीजाणु समागम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीजाणु समागम हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प यानी कि पुष्प का नर जननांग कौन सा होती है? यानी कि अगर फूल है, अगर मान लेते हैं कि ये फूल है ना, ये फूल है इस तरह से, और ये फूल है कि नहीं? तो कहने का मतलब इस फूल में आप देखेंगे, इस पुष्प में नर जो है जननांग कौन सी होती है? तो पुंकेसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? जो ऊपर की तरफ होती है, जो ऊपर की तरफ क्या होती है? जो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस फूल में आप देखेंगे, है ना, इस फूल के अंदर में आप देखेंगे तो नर जो जननांग होती है वो क्या होती है? ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यानी पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। इसमें कौन सा कण होती है? परागकण। यही परागकण इसके अंदर में नीचे गिर के यहाँ होती है स्त्री केसर। स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर होती है। और इसमें यह क्या होती है? नीचे गिर के और इस तरह से ये फूल खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे बीज का निर्माण होने लगता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुष्प का मादा जननांग कौन सा है? पुष्प का मादा जननांग कौन सा है? मैंने आपको भी एक पौधे का फोटो बना के बताया था कि अगर जो नीचे वाला जो भाग होती है ना यहाँ पे, तो यानी कि जो पुंकेसर तो ऊपर में होती है कि नहीं? पुंकेसर ऊपर में होती है, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं ना। तो यही होती है मादा जननांग। यहीं पे क्या होती है? फूलों में मादा जननांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परागण का क्या अर्थ होता है? यानी कि देखिए इसका आंसर है परागणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण। यानी कि परागकण जो है, परागकण जो है का परागकोशों से, यानी कि परागकोश जो होता है ना ऐसे ऐसे जो आप देखने को मिला है आपको ऐसे ऐसे, है ना। तो इस परागकोशों से वर्तिकाग्र जो नीचे की तरफ होती है, जो स्त्री के लिए, स्त्री केसर के लिए होती है, वहां से क्या यहाँ तक जाने का क्या है? उसकी सफर है ना। तो दोस्तों इसको मैं याद रखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे स्वपरागण कहेंगे, स्वपरागण। अब जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि फूल किसी भी प्रकार का, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि क्या हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया? फूल हो गया, है ना। तो इस फूल में हम क्या करते हैं कि जब भी परागकण उस वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है तो यहाँ से यहाँ पर खुद गिर जाती है, यानी कि हवा के झोंका से, मान लीजिए हवा के झोंका से या हिलने पर, है ना, हिलने पर खुद गिरती है तो उसको सेल्फ पराग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ परागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें विकसित होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें होती है? तो फलों में होती है। निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होती है फलों में। जो हम लोग फल खाते हैं उसी के अंदर क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो बीजों में। यानी कि बीजांड किस में हो जाएगी? तो बीजांड हो जाएंगे बीज में। और जो अंडाशय होता है, अंडाशय, है ना, वो हो जाती है फलों में। क्या होती है? निषेचन के बाद अंडाशय फलों में, बीजांड जो होती है बीजों में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मानव नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होती है। यानी कि जब मानव नर का जब आप फोटो देखेंगे, है ना, तो इस तरीके से क्या होती है? यानी कि शरीर होता है, इस तरीके से क्या होती है? शरीर होती है। तो यहाँ पे जो वृषण जो होती है अंदर में, इसी में क्या होती है? वृषण के अंदर में शुक्राणु का निर्माण होती है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषण कोष उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर के तापमान से कम तापमान के लिए जो यानी कि हमारे शरीर में अधिक तापमान में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। ऐसा कहा गया कि शुक्राणु का निर्माण के लिए शरीर का तापमान क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। इसीलिए शुक्रा जो वृषण जो कोष होती है, वृषण कोष हमारे शरीर से क्या होती है, बाहर होती है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे जो क्या होती है, वृषण होती है, वृषण है ना, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नर हार्मोन पाए जाते हैं। मादा लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो इसमें एस्ट्रोजन हो जाएगा। मादा लैंगिक हार्मोन जो है एस्ट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव मादा में अंडकोशिका का निर्माण कहाँ होता है? मानव जो मादा है उसके अंदर में अंडकोशिका का निर्माण कहाँ होती है? तो दोस्तों आप गर्भाशय की ऐसा एक फ्लोपिया नली आप देखेंगे, है ना, गर्भाशय की एक ऐसा फ्लोपिया नली देखेंगे, है ना, और यहाँ से आप देखेंगे कि इस तरह से एक नली की तरह ऐसे बनी हुई रहती है ना। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडाणु इस तरह से ट्रेवल करके इस गर्भाशय में क्या होती है, इस गर्भाशय में पहुँचती है ना। तो इस गर्भाशय में पहुँचती है तो कह रहे कि मानव मादा में अंडकोशिका का निर्माण कहाँ होती है? तो अंडाशय में। इसको बोलते हैं हम अंडाशय, इसको बोलते हैं हम अंडाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरी, इसको इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव के अंदर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका होता है अंडवाहिका यानी कि फ्लोपिया टिप में। मानव में निषेचन का जो प्रक्रिया है वो मादा के अंदर होती है, मादा के अंदर होती है यानी कि फ्लोपिया ट्यूब में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन किताब आगे बढ़ते हैं। भ्रूण को मां के रक्त से पोषक प्रदान करने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती है? यानी कि भ्रूण को मां के रक्त से, यानी कि जो छोटा जो बच्चा होता है, जब निषेचन होती है, निषेचन है ना, जब निषेचन होती है उस समय जो अंडाशय जो होती है वो गर्भाशय में आती है, तो उस समय क्या होती है कि उसको जो भोजन मिलती है, वो जो भोजन मिलती है प्लेसेंटा यानी कि आपरा से मिलती है, प्लेसेंटा या आपरा से मिलती है, वो गर्भाशय में, है ना। तो ये क्वेश्चन है कि भ्रूण को मां के रक्त से पोषक प्रदान करने वाली विशेष संरचना क्या कहलाती है? तो प्लेसेंटा और या अपरा कहलाती है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए आगे भी है क्वेश्चन दोस्तों। तो इस तरह से टोटल इसमें इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको 20 कंप्लीट कर दिए, है ना। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसका 20 क्वेश्चन का बनाऊँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर कल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।